2 करोड़ 60 लाख की आबादी वाला एक मुल्क है। खुद को बाकी दुनिया से अलग थलग कर रखा है, इतना अलग कि उसका एक नाम हर्मिट किंगडम पड़ गया। हर्मिट अंग्रेजी का शब्द है, अर्थ होता है एकांतवासी। यहाँ पर पूरा मुल्क ही एकांत में चला गया है। गिनती के देशों के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते हैं। जनता हाशिए पर गुजारा करने को मजबूर है। बीच बीच में अकाल और भुखमरी की रिपोर्ट सामने आती है, फिर भी देश टिका हुआ है, सुप्रीम लीडर टिका हुआ है। उसकी शान और शौकत में रत्ती भर का अंतर नहीं आता, हथियारों की नुमाइश में अंतर नहीं आता और ना ही अंतर आता है खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण में। अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि हम किम जोंग उन के देश नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खबर आई है कि नवंबर 2023 में साउथ कोरिया के एक बड़े अफसर का ईमेल हैक हो गया था। वो अफसर राष्ट्रपति यून सोक सोल का करीबी था। हैकिंग के वक्त यून ब्रिटेन के दौरे पर थे। जो ईमेल्स हैक हुए उसमें राष्ट्रपति की निजी बातचीत का रिकॉर्ड और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। इसके चलते उनकी जान और साउथ कोरिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। इस हैकिंग का इल्जाम नॉर्थ कोरियाई हैकर्स पर लगा है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का पड़ोसी है, कभी सहोदर थे, अब एक दूसरे के परम दुश्मन है। इसलिए इस खुलासे ने पूरी दुनिया को चौकन्ना कर दिया। हालांकि पहला मामला नहीं है जब नॉर्थ कोरियाई हैकर्स ने ऐसा कांड किया हो। मसलन 2017 से 2023 के बीच ये हैकर्स हजारों करोड़ रुपए की उगाही कर चुके हैं, हथियारों का ब्लूप्रिंट चुराया है। एक दफा तो ऐसा किया कि एक दिग्गज एंटरटेनमेंट कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई। फिर अमेरिका के राष्ट्रपति को दखल देना पड़ा। वो कंपनी कौन सी थी और तब क्या हुआ था, और नॉर्थ कोरिया का हैकिंग बिजनेस कैसे काम करता है, आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज बात नॉर्थ कोरियाई हैकर्स की। एक कहानी सुनाती हूं, सच्ची वाली। अगर आपने स्पाइडरमैन या मैन इन ब्लैक या जुमांजी सीरीज की फिल्में और से देखी होंगी तो सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का नाम ज़रूर सुना होगा। इन फिल्मों को यही कंपनी बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। हालांकि इसका परिचय यहीं तक सीमित नहीं है। मास एंटरटेनमेंट की दुनिया में सोनी एक बड़ा नाम है, उस पर फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल 2014 की एक घटना पर चलते हैं। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, कैलिफोर्निया के कल्वर शहर में। 24 नवंबर 2014 को यहाँ एक अनोखी घटना घटी। सोमवार की सुबह लोग तरोताज़ा होकर दफ्तर पहुंचे थे। जैसे उन्होंने अपना सिस्टम ऑन किया, सबकी स्क्रीन पर कंकाल की तस्वीर दिखाई दी। उस पर लाल रंग के अक्षरों में लिखा था हैक्ड बाय जीओपी। आगे लिखा था, हमने पहले चेतावनी दी थी, ये सिर्फ शुरुआत है, ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मान ली जाती। तुम्हारे सारे इंटरनल डेटा रिकॉर्ड्स, सीक्रेट्स और टॉप सीक्रेट ईमेल्स हमारे पास हैं। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम इसको पब्लिक कर देंगे। तुम्हारे पास सोचने के लिए 24 नवंबर की रात 11 बजे तक का वक्त है। हैकर्स की यहाँ पर मांग क्या थी? वे इंटरव्यू नामक कॉमेडी फिल्म की रिलीज रुकवाना चाहते थे। फिल्म 2 पत्रकारों के बारे में थी। वे नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उनका इंटरव्यू लेने जाते हैं। जाने से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA उनसे संपर्क करती है, उनको किम की हत्या करने के लिए कहती है। फिल्म के अंत में किम का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और उसका शरीर आग में जलकर खाक हो जाता है। शुरुआती वर्जन में किम का सिर फटते हुए भी दिखाया गया था। नॉर्थ कोरिया ने रिलीज से पहले ही विरोध करना शुरू कर दिया था। जून 2014 में उसने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी, आरोप लगाया कि अमेरिका आतंकवाद का प्रचार कर रहा है, इसको रोका जाए। सोनी पिक्चर्स की पेरेंट कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन जापान में बेस्ड है। वहाँ भी नॉर्थ कोरिया को खतरे की तरह देखा जाता है। उसने सोनी पिक्चर्स पर दबाव डाला कि किम की मौत का सीन बदला जाए। उस दबाव का भी बहुत असर नहीं हुआ। कुछ सीन्स बदले जरूर गए मगर किम की मौत का सीन नहीं हटाया गया। फिर नवंबर 2014 में सोनी पिक्चर्स का पूरा सिस्टम हैक हो गया। फिर भी वे रिलीज रोकने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद हैकर्स ने सोनी की 5 फिल्मों को ओपन सर्वर पर डाल दिया। इनमें से 4 रिलीज भी नहीं हुई थी। हैकर्स ने कई इंटरनल मेल्स भी लीक कर दिए, जो छपे तो कंपनी की बहुत बदनामी हुई। क्या क्या पता चला था? पुरुष एक्टर्स की तुलना में महिला एक्टर्स को काफ़ी कम पैसे दिए जाते हैं। सोनी में काम करने वाली महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव होता है। स्टाफ मेंबर्स इंटरनल बातचीत में स्टार एक्टर्स को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और भी बहुत कुछ था, जिन्हें बाद में विकीलीक्स पर रिलीज कर दिया गया। विकीलीक्स को ऑस्ट्रेलिया के पत्रकार जूलियन असांज और अमेरिका के इंटरनेट एक्टिविस्ट जॉन यंग ने बनाया था 2006 में। असांज और विकीलीक्स की कहानी हम दुनियादारी में विस्तार से सुना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हैकिंग एपिसोड की तरफ चलते हैं। सोनी पिक्चर्स वाली घटना ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था। 25 दिसंबर 2014 को फिल्म रिलीज होनी थी। हैकर्स रोकने के लिए पूरा जोर लगा रहे थे मगर निर्माता बात नहीं मान रहे थे। इतने में आई 16 दिसंबर की तारीख।
हैकर्स ने अमेरिका में आतंकी हमले की धमकी दी, कहा 9/11 जैसी घटना के लिए तैयार रहो। उसके बाद हड़कंप मच गया, सरकार और जांच एजेंसियों तक की नींद उड़ गई। फिर 17 दिसंबर 2014 यानी रिलीज से महज 8 दिन पहले सोनी ने इंटरव्यू को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ऐलान किया कि फिल्म फिलहाल थिएटर्स में नहीं दिखाई जाएगी। अमेरिका में इस फैसले का भारी विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि सोनी आतंकियों के सामने झुक रही है, ये गलत परिपाटी की शुरुआत है। फिर 19 दिसंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा का बयान आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले, सोनी गलती कर रहा है, हम किसी तानाशाह के आगे नहीं झुकेंगे। सुनिए। Sony is a corporation. It suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to the concerns that they faced. Having said all that, yes, I think they made a mistake. We cannot have a society in which some dictator someplace can start imposing censorship here in the United States. They caused a lot of damage, and we will respond. We will respond proportionally, and we'll respond in a place and time and manner that we choose. ओबामा के दखल के बाद सोनी पिक्चर्स ने अपना रुख बदला। 23 दिसंबर 2014 को उन्होंने फिल्म रिलीज करने की घोषणा की, मगर बहुत सारे थिएटर्स ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। अंत में फिल्म ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिखानी पड़ी। तब तक उनको लगभग 1200 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी थी। उससे भी ज्यादा बट्टा उनकी साख और उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर लगा था। अब सवाल ये आता है कि इस हैकिंग में नॉर्थ कोरिया का नाम क्यों आया? 4 बड़ी वजहें थी इसकी। नंबर 1, सुप्रीम लीडर का अपमान। फिल्म में किम जोंग उन की मौत दिखाई गई थी। नॉर्थ कोरिया में किम फैमिली को देवता का दर्जा मिला हुआ है। वो किसी तरह का अपमान झेलने के लिए तैयार नहीं था। उसने ऑफिशियल चैनल्स के जरिए रिलीज रुकवाने की कोशिश भी की, मगर उसकी बात नहीं सुनी गई। नंबर 2, हैकिंग कोड्स। वायरस की कोडिंग कोरियन में थी। इन्हीं कोड्स का इस्तेमाल 2012 में सऊदी अरब और 2013 में साउथ कोरिया में हैकिंग के लिए किया गया था। तभी नॉर्थ कोरिया का नाम ही चर्चा में आया था। नंबर 3, जांच रिपोर्ट्स। दिसंबर 2014 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने दावा किया कि साइबर अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया है, लेकिन स्वतंत्र इन्वेस्टिगेटर्स ने उनके दावे को खारिज कर दिया। फिर जनवरी 2015 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट के मुताबिक सोनी पर साइबर अटैक के पीछे नॉर्थ कोरिया ही था। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर उन्होंने सबूत देने से मना कर दिया। फिर भी उनके दावे को एक तथ्य के तौर पर लिया गया। नंबर 4, पुराना इतिहास। सोनी पिक्चर्स को हैक करने वाले गुट ने अपना नाम GOP बताया था। इसका फुल फॉर्म है गार्डियंस ऑफ पीस, माने शांति का रक्षक। इस ग्रुप का लिंक नॉर्थ कोरिया की सरकार से जुड़ता है। अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट के मुताबिक इसको दूसरे देशों पर साइबर अटैक के लिए ही बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा टारगेट साउथ कोरिया है। GOP का एक नाम लेजारस भी है। इसका मुखिया कौन है, इसको लेकर कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये तो हो गया सोनी पिक्चर्स वाला चैप्टर, मगर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। हैकिंग कांड की एक लंबी लिस्ट है। 8 फरवरी 2024 को अमेरिकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने यूनाइटेड नेशंस के सोर्स से एक रिपोर्ट छापी। दावा किया 2017 से 2023 के बीच नॉर्थ कोरिया से जुड़े हैकर्स ने तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की उगाही की। इस पैसे का इस्तेमाल वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के लिए किया गया। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का तात्पर्य ऐसे हथियारों से है जिससे मानव सभ्यता के अस्तित्व पर खतरा हो। UN की रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में आई नहीं है। अगले कुछ हफ्तों में रिलीज होने की उम्मीद है। उसमें और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। अब हैकर्स का दिया पांचा भी समझ लेते हैं, कैसे नॉर्थ कोरिया हैकिंग में कुख्यात हो गया। नॉर्थ कोरिया और वहां के तानाशाह शासकों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया चीन के पूरब में बसा है। इसकी ज़मीनी सीमा 3 देशों से मिलती है, साउथ कोरिया, चीन और रूस। 1945 तक साउथ और नॉर्थ कोरिया एक थे। दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में कोरियन पेनिनसुला का बंटवारा हुआ। साउथ कोरिया में अमेरिका का दखल हुआ, जबकि नॉर्थ पर कुछ समय सोवियत संघ का शासन रहा। फिर 1948 में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की स्थापना हुई। ये नॉर्थ कोरिया का आधिकारिक नाम है। 1948 से नॉर्थ कोरिया पर एक ही परिवार का शासन रहा। शुरुआत किम इल सुंग से हुई थी। 1948 से 1994 तक सुप्रीम लीडर बना रहा। उसकी मौत हुई तो गद्दी उसके बेटे किम जोंग इल के पास आई। 2011 में किम जोंग इल की मौत हो गई। फिर उसका बेटा किम जोंग उन गद्दी पर आया। तब से वही शासन चला रहा है। जैसे कि 75 बरस में सरकार नहीं बदली,
शासन व्यवस्था में भी कोई बदलाव नहीं आया है। नॉर्थ कोरिया आत्मनिर्भरता की नीति पर चलता है। दावा ये कि हमें किसी और के दखल की जरूरत नहीं है, हम अपने बूते अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। इसी इरादे से उसने अपनी सीमाएं बंद की हुई हैं, अपने लोगों पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। सरकारी मीडिया के अलावा सूचना का कोई स्रोत नहीं है, और तो और आम लोगों को इंटरनेट का एक्सेस तक नहीं है। इसके बावजूद उसने हैकर्स की पूरी फौज तैयार की है। कैसे? इसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। उस वक्त इंटरनेट शुरुआती चरण में था। नॉर्थ कोरिया सरकार को लगा कि ये उनकी गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है, उनका शिकंजा कमज़ोर पड़ सकता है, इसलिए वे इंटरनेट को शक की निगाह से देख रहे थे। उसी वक्त कुछ कंप्यूटर वैज्ञानिक पश्चिमी देशों से घूम कर आए। उन्होंने सुप्रीम लीडर को सलाह दी कि इसका इस्तेमाल दुश्मनों की जासूसी के लिए करना चाहिए। फिर कहानी बदली। देश भर से सबसे होनहार स्टूडेंट्स को चुना गया, उन्हें ट्रेनिंग के लिए चीन भेजा जाने लगा। जब वे लौट कर आए, फिर उन्हें अमेरिका और साउथ कोरिया को टारगेट करने का आदेश मिला, मगर वे तब बहुत कामयाब नहीं हो पाए। 2000 के दशक की शुरुआत में उनका खूब मजाक उड़ता था। नॉर्थ कोरिया के हैकर्स किसी एक वेब पेज को हैक करके कहते थे, हमने अमेरिका की सरकार को हैक कर लिया। फिर 2011 का साल आया, सत्ता किम जोंग उनके पास आई। किम ने हैकिंग का दायरा कई गुना बढ़ा दिया। चोरी, उगाही और राजनीतिक लड़ाई में जीतने के लिए हैकर्स का सहारा लिया गया। जैसे जैसे उन्हें सफलता मिलने लगी, उनको मजा आने लगा। आज के समय में नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक पूरी यूनिट इस धंधे में लगी हुई है। इसका नाम है रेकनेंसा जनरल ब्यूरो, यानी कि आरजीबी। 2013 में किम जोंग उन का एक भाषण खूब चर्चित हुआ था। उसने कहा था कि आरजीबी के लड़ाके ही मुल्क को मजबूत और अमीर बनाएंगे। नॉर्थ कोरिया के लिए हैकिंग आसान रास्ता क्यों है? 4 बड़े कारण हैं। नंबर 1, हैकर्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। वे किसी दूसरे देश में बैठकर किसी तीसरे देश का एड्रेस दिखा सकते हैं। नंबर 2, हैकर्स अपनी पहचान जाहिर नहीं करते और ना ही जिम्मेदारी लेते हैं। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया आरोपों से आसानी से पल्ला झाड़ सकता है, झाड़ता भी रहा है, और उसको कटघरे में खड़ा करने लायक सबूत भी नहीं होता। और नंबर 4, लोगों या संगठनों को गोपनीय जानकारियां लीक होने का खतरा रहता है, इसलिए वे पैसे चुकाने से परहेज नहीं करते। ये तो हुई नॉर्थ कोरियाई हैकर्स की कहानी। अब चलते हैं एक्सपर्ट कॉर्नर की तरफ। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए साइबर एक्सपर्ट विकास सिंह से बात की। पूछा, इन हैकर्स के काम करने का तरीका क्या है? तो हैकर्स का पैसे चुराना, या मतलब जिसको हम बोलते हैं कि वो जो साइबर अटैक, राइट, बिकॉज हैकर्स तो साइबर अटैक के थ्रू ही आते हैं, और मतलब दैट्स देयर मोडस ऑपरेंडी। सो ये करते कैसे हैं? कुछ कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम बोलते हैं कि हमारा फ़ोन हैक हो गया। तो ये नॉर्मल फिशिंग कैंपेन्स होते हैं इनके, कि ये आपके सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके ये आपके आपको मैसेजेस भेज के, ईमेल्स भेज के ये कोशिश करते हैं कि आप कुछ ऐसा क्लिक करें, चाहे वो सस्पिशियस लिंक हो। और इनके मैसेजेस आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि अगर ये बैंक, आपकी जो मैसेजेस आ रही हैं आपकी, सच्ची में आपके बैंक से आते हैं, या ये मतलब एक हैकिंग ईमेल है, या एक देख के पता नहीं चलता है। जैसे अगर आप 5 साल पहले जाएँ तो आपको वो दिखता था दैट दे वर नॉट दैट प्रोफेशनल, बट अभी ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। सो द ओनली थिंग व्हिच वी कैन डू, हमें मतलब एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा। सो इट स्टार्ट्स विथ यू। इफ यू कैन प्रोटेक्ट योर डेटा, सो वहाँ पे आप काफ़ी चीज़ों को रोक सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ के बाहर होती है। जैसे कि जो हम लोग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, तो हमारे साइबर वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट हम कहते हैं ज़ीरो डे। तो ये वल्नरेबिलिटीज़ होती है, और वल्नरेबिलिटीज़ को आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक खामी है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, जो आपको भी नहीं पता है। तो उसे हम ज़ीरो डे कहते हैं। जो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट का नाम लूँ, अगर आप कोई माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का कोई कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से ऑफ़िस या वर्ड यूज़ कर रहे हैं आप, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी नहीं पता कि उसके अंदर वो वल्नरेबिलिटी है, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर। सो उसे ज़ीरो डे कहते हैं। एंड ये हैकर जो ऑर्गनाइज़ेशंस होते हैं, लाज़रस बीइंग वन ऑफ देम, ये उसको यूटिलाइज़ करती है। So, and that's their modus operandi, to use phishing campaigns, to use 0 days. क्या नॉर्थ कोरिया हैकर्स को स्पॉन्सर करने की स्थिति में है? क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी इजाज़त देता है? तो मेरे लिए कमेंट करना काफ़ी मुश्किल होगा बट अगर आप कोई भी रिपोर्ट्स पढ़ें, तो मतलब एफबीआई ने भी ये कहा है कि इनके लिंक्स नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के साथ है। एंड लाजरस सबसे फेमस नॉर्थ कोरियन ग्रुप है, बिकॉज उन्होंने जैसे कारनामे किए हैं,
अगर हम देखें 2014 में जो सोनी हैक हुआ था, एशियन कंट्रीज के लिए बांग्लादेश साइबर हाइस्ट, उस पे तो मूवी भी बन सकती है। वो है 2016 का, सो दे गॉट प्रीटी फेमस। एंड अगर आप देखें तो साइबर अटैक अभी सारे बड़े कंट्रीज या किसी भी कंट्री के लिए अभी सबसे बड़ा सर दर्द है। तो मैं इसको ना नेगेट नहीं करता हूँ कि नहीं होगा, बिकॉज अभी साइबर वॉरफेयर इज प्रीटी बिग, राइट? एंड बट आज तक कभी नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट नहीं करा। हैकिंग का सबसे आम तरीका क्या है? क्या सिर्फ एक्सटर्नल लिंक क्लिक करने से आप हैक हो सकते हैं? कि अगर मान लीजिए आपके सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच पहले दिन से ही है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो सॉफ्टवेयर कंपनी ने शिप ही आपको वैसे किया है। जैसे अगर आप कोई मोबाइल खरीदते हैं, उसमें जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर आता है, अगर उस सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्रॉब्लम है, तो उसमें आप लिंक पे क्लिक करिए ना करिए, उससे कुछ नहीं होता। दे कैन यूटिलाइज दैट वल्नरेबिलिटी, खामी जो है उस सॉफ्टवेयर की, और वो आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं। बट इसमें भी काफ़ी दम है कि अगर आप अपने आप को एजुकेटेड रखते हैं एंड अगर आपने गलत लिंक में या गलत मैसेजेस पे अगर आपने क्लिक नहीं किया, या अगर आप अपने आप को एजुकेटेड रखते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इसको रोक सकते हैं। मैं एक चीज़ खाली ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज़ ये दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बार क्या होता है कि हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, और हमें लगता है कि मेरे इन्फॉर्मेशंस को लेके लोग क्या ही कर लेंगे। बट जो डार्क वेब होती है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशंस को कोरिलेट किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए 3-4 हैक हुए हैं और उसमें एक ही बंदे का ईमेल आईडी है, तो अलग-अलग हैक से अलग-अलग इन्फॉर्मेशंस आते हैं, और उसको कोरिलेट करके एक चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन बना के आपको टारगेट करके आपको अटैक किया जा सकता है। अगर आप हम साउथ कोरियन केसेस में जाएँ अभी, जैसे कि साउथ कोरिया के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर ये हुआ था। इट कुड बी वन ऑफ दोज़ इवेंट्स। सो इसीलिए कहीं पे भी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर नेसेसरी नहीं है तो मत करिए। जाते जाते एक और कहानी सुनते जाइए। दूसरा कांड भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 2016 में हैकर्स ने बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक को निशाना बनाया था। उनका इरादा तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए चुराने का था। इसकी साजिश 2015 से ही रची जा रही थी। जनवरी 2015 में बैंक के कर्मचारियों को एक ईमेल मिला। एक व्यक्ति ने नौकरी मांगी थी। उसने अपना नाम रसेल आलम बताया, सीवी और कवर लेटर देखने की गुजारिश की। एक स्टाफ मेंबर ने उस लिंक पर क्लिक कर दिया था। उसके बाद वायरस पूरे बैंक के सिस्टम में फैल गया, मगर हैकर्स ने तुरंत पैसे नहीं चुराए, क्योंकि उन्हें पैसे निकालकर दूसरी जगह ट्रांसफर भी करने थे। इसके लिए दूसरे बैंक अकाउंट की ज़रूरत थी। इसके लिए पूरी टाइमलाइन भी सोची हुई थी। गौर कीजिए, हैकर्स ने अपना काम 4 फरवरी 2016 के दिन शुरू किया। गुरुवार का वो दिन था। बांग्लादेश में उस समय रात के 8 बज रहे थे। बांग्लादेश का ये पैसा न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक में जमा था, इसलिए वहाँ के सिस्टम में रिक्वेस्ट भेजना ज़रूरी था। फिर वहाँ से पैसा दूसरे अकाउंट में भेजा जाना था। जब बांग्लादेश में रात हो रही थी, तब अमेरिका में गुरुवार की सुबह हुई थी। अगला दिन शुक्रवार था, यानी वीकेंड की शुरुआत, जो शनिवार तक चलता, माने अगले 2 दिन बैंक की छुट्टी। इससे हैकर्स को पूरा समय मिल गया। जब तक चोरी का पता चलता, अमेरिका में वीकेंड शुरू हो चुका था। हैकर्स ने पैसों को श्रीलंका और फिलीपींस के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना शुरू किया, लेकिन बीच में एक छोटी सी गलती पकड़ में आ गई। दरअसल इस ट्रांसफर में एक नाम बार बार रिपीट हो रहा था। जब तक ट्रांसफर रुकता, खेल हो चुका था। लगभग 800 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। अगले कुछ दिनों में हैकर सारा पैसा कैश में निकाल चुके थे। जांच हुई तो शक की सुइयां सिर्फ एक दिशा में गई, नॉर्थ कोरिया, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।